So hello students, very good evening to all of you out there, and right now we are discussing JEE Advanced 2024 paper, and here we are with the third section of it. इसके पहले सेक्शन 1 सेक्शन 2 डिस्कस किया हमने और क्वेश्चंस काफ़ी ईजियर साइड में लगे हैं अभी तक। प्रॉपर एनालिसिस भी करते जा रहे हैं हम हर क्वेश्चन की कि अगर क्वेश्चन में कुछ कोई पार्ट डिफ़िकल्ट है तो उसकी भी बात कर रहे हैं, बट अभी तक ऐसी कोई डिफ़िकल्टी नज़र आई नहीं है। लेट्स होप आगे चल के कुछ अच्छे क्वेश्चंस हमको देखने को मिले। तो साथ ही साथ सेक्शन 3 स्टार्ट करने से पहले जो भी हमारे नए स्टूडेंट्स हैं उनको फिर से मैं एक बार रिकमेंड करना चाहूँगा हमारा केम IIT ऐप। आप ऐप इंस्टॉल कर सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा। यहाँ आपको मिलेंगे कंप्लीट केमिस्ट्री कोर्सेज जो कि लाइव चल रहे हैं, टॉट बाय मी। इंटायर केमिस्ट्री फॉर JEE एडवांस इंक्लूडिंग ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक, फिजिकल, तीनों ही बेहतरीन टॉप नॉच लेवल पे आपको चीज़ें मिलेंगी। और ये कोर्सेज को ब्लाइंडली फॉलो करने के बाद आपको और एक्स्ट्रा बहुत ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं होगी। कोर्सेज के बीच में ही आपको बताया जाता है कि आपको ये करना है, ये करना है, ये करना है। अगर आप उन चीज़ों को प्रॉपरली अपने घर में चार दीवारी के अंदर बैठ के अगर प्रॉपरली फॉलो कर लेते हो तो एक बहुत ही अच्छा रैंक आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, और इस बात की तो गारंटी है, और ये कोई बहुत बड़ी गारंटी नहीं, ये तो होना ही चाहिए कि ऐसा कुछ भी पेपर में आपको नहीं दिखेगा जो कि कुछ बहुत नया था या इस तरह का क्वेश्चन हमने नहीं किया, ऐसा कुछ नहीं दिखेगा। जो क्वेश्चन का लेवल होगा वो हमारे जो किए गए क्वेश्चन है उनसे बहुत ज़्यादा आसान होगा। ठीक है, उनसे बहुत ज़्यादा आसान होगा, मैक्सिमम क्वेश्चंस बहुत आसान होंगे। और जो बच्चों ने हमारे साथ पढ़ाई करी है वो ये बात फील भी कर रहे होंगे क्वेश्चंस का लेवल देखकर। ठीक, वो बात अलग है कि किसी बच्चे से बन पाता है एग्जाम में, किसी से नहीं बन पाता है, वो बिल्कुल अलग बात है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। नॉन नेगेटिव इंटीजर, तो इस बार डेसिमल का रोना नहीं है कि आप अप टू 2 डिजिट 3 डिजिट कैलकुलेट कर रहे हैं और फिर एक रेंज में आंसर निकल कर आ रहा है। प्रॉपरली बोल दिया गया है नॉन नेगेटिव इंटीजर, तो इससे थोड़ा ये लगता है कि उतना डेंस कैलकुलेशन नहीं होगा। चलिए, तो पहला क्वेश्चन जो है वो थर्मोडायनेमिक्स से इन्होंने बनाने की कोशिश की है, बट मैं क्या बताऊं आपको, ये बड़ा डिसहार्टनिंग है कि थर्मोडायनेमिक्स जैसे टॉपिक से जिसको हमने बहुत ज़्यादा टॉप लेवल पे पढ़ा है, और जो भी बच्चे मेरे साथ पढ़ते हैं उनको ये बात पता होगी कि फिजिकल केमिस्ट्री को हम कितना ज़्यादा डिटेल में पढ़ते हैं, क्योंकि वो सब्जेक्ट है ही बहुत प्यारा। बट इस साल के पेपर में फिजिकल केमिस्ट्री बहुत डल रही है, बहुत डल। क्वेश्चन हार्डली आए हैं। मैंने जहाँ तक अभी तक पेपर देखा है मुझे आयनिक इक्विलिब्रियम का कोई सवाल देखने को नहीं मिला, और थर्मोडायनेमिक्स के नाम पे भी ये कचड़ा है। देखिए ये कचड़ा क्यों है आपको समझाता हूँ। क्वेश्चन देखते हैं। तो यहाँ पर एक ग्राफ बनाया गया है, वॉल्यूम टेम्परेचर का एक कर्व है, और एक्सपेंशन हुई है 5 मोल, एक आइडियल मोनोएटॉमिक गैस है। अब इस गैस को ही थोड़ा चेंज करता, रियल गैस पे कुछ सवाल करता इंथैल्पी चेंज के, तो कुछ बात होती, कुछ होता कि हाँ ठीक है। अब आइडियल मोनोएटॉमिक गैस है, हमको टोटल चेंज इन इंथैल्पी बताना है जूल्स में, x से y से z के बीच में। तो अब स्टेट फंक्शन है इंथैल्पी, सबको पता है। तो ये आप x से y का इंथैल्पी चेंज निकाल लीजिए, दैट इज डेल्टा H1। y से z का इंथैल्पी चेंज निकाल लीजिए, दैट इज डेल्टा H2। दोनों को जोड़ दीजिए तो x से y से z का इंथैल्पी चेंज निकल कर आ जाएगा। तो दोनों को ऐड कर देंगे तो निकल के आ जाएगा। तो इंथैल्पी चेंज के लिए क्या फॉर्मूला लगाना होता है सर? 50 बार पढ़ाया हुआ है, NCP डेल्टा T। कोई भी प्रोसेस हो, जरूरी नहीं है कि ये कांस्टेंट प्रेशर वाला प्रोसेस है। ये 50 बार ये बात अपने लेक्चर्स में मैंने बताई है कि डेल्टा U NCV डेल्टा T आप फॉर एनी प्रोसेस लगा सकते हो अगर गैस आइडियल है तो। सिमिलरली डेल्टा H इज इक्वल्स टू NCP डेल्टा T आप फॉर एनी प्रोसेस लगा सकते हो अगर गैस आइडियल है तो।
कोई दिक्कत ही नहीं है, हर प्रोसेस के लिए लग सकता है। और आप देखो अगर x से y जो जा रहा है, ये जो x से y जा रहा है तो ये आइसोथर्मल है, आइसोथर्मल में डेल्टा T 0 है तो डेल्टा H1 विल बी 0 और डेल्टा H2 सेम यही फॉर्मूला लगा दो, n Cp डेल्टा T, n इज 5 Cp, अब Cv वैल्यू 12 दिया हुआ है, बच्चे को पता है कि Cv प्लस R Cp होता है, R की वैल्यू भी 8.3 लेने को कहा है, सब कुछ जूल्स में है तो कोई दिक्कत नहीं, 12 प्लस 8.3 विच इज 20.3 ये हो गया, तो दिस इज 20.3 जूल्स में ही है। डेल्टा T देख लो यहां से यहां तक कितना हो गया, ये 80 हो गया क्या, तो 80 केल्विन का चेंज है, ये प्रोडक्ट आपका डेल्टा H2 है और यही आपका आंसर है। मैं थोड़ा कैलकुलेटर से मल्टीप्लाई करके आपको बता देता हूं, ये नंबर आ रहा है 20.3 मल्टीप्लाइड बाय 5 मल्टीप्लाइड बाय 8080 और आप देखिए एकदम नॉन नेगेटिव इंटीजर आ रहा है, ये 8120 जूल पर मोल, ये निकल कर आएगा आपका फाइनल आंसर 8120 जूल पर मोल। अब आप बताइए थर्मोडायनेमिक्स के नाम पे ये मजाक नहीं है तो क्या है ना, बिल्कुल मजाक है ये। कैसा रेट करेंगे, अब इतनी बेइज्जती मैंने कर ही दी है क्वेश्चन को तो आपको पता ही है कैसा रेट करेंगे। तो थर्मोडायनेमिक्स के अगर हिसाब से बात करी जाए, जिस लेवल पे पढ़ा जाता है इस चैप्टर को, जितना मतलब बहुत ऊंचा चैप्टर है ये, है ना, उस लेवल पे देखा जाए तो इजी भी नहीं, दिस इज वेरी इजी प्रॉब्लम, एनीबडी कैन सॉल्व। अगर आप बेसिक स्कूल लेवल की थर्मोडायनेमिक्स भी पढ़े हो तो भी ये सॉल्व हो जाएगा, कुछ भी नहीं करना है। ठीक, चलिए तो अगला क्वेश्चन देखा जाए। ये आ गई काइनेटिक्स। काइनेटिक्स का ऑर्डर निकालना है, ऑर्डर निकालना है, रटा रटाया प्रोसेस होता है ना, रेट लॉ निकालने का विथ गिवन मैकेनिज्म। अगर एक गिवन मैकेनिज्म हो उससे रेट लॉ प्रेडिक्ट किया जा सकता है, जी हाँ किया जा सकता है, बिल्कुल रटा रटाया प्रोसेस होता है। इस तरह के 5-7 क्वेश्चन हम इलस्ट्रेशंस में प्रैक्टिस करते हैं और उन्हीं में से कोई एक क्वेश्चन उठकर आ जाता है। मैं सच बताऊं तो ये जो क्वेश्चन है बिल्कुल मिलता जुलता क्वेश्चन नीट वीट के लेवल पे आया हुआ है, तो आप समझ लीजिए बिल्कुल आया हुआ है। मैं कोई भी बात हवा हवा ही नहीं करता कि मैं जबरदस्ती कोई क्वेश्चन को इजी बोल दे रहा हूं, ऐसी कोई बात नहीं करता। आप देख लीजिएगा जाके, ये नीट वीट के प्रीवियस ईयर में आया हुआ सवाल है, ये इस लेवल का सवाल है। ठीक है, केमिकल काइनेटिक्स ये भी एक बढ़िया चैप्टर है, मैथमेटिकली डेंस है चैप्टर, काफी अच्छे अच्छे टफ टफ सवाल बन सकते हैं, बने भी हैं, आए भी हुए हैं। मतलब ईयर 2022 की बात करूं तो एक पेपर 2 में सवाल था, शायद तीसरा या चौथा क्वेश्चन था, वो एक अच्छा सवाल था जहां ठीक ठाक कॉन्सेप्ट चेक हुए थे। ठीक है, ठीक ठाक कॉन्सेप्ट चेक हुए थे केमिकल काइनेटिक्स की। बट अगर यहां देखा जाए तो पता नहीं, जैसे इन्होंने मन ही बना लिया कि फिजिकल केमिस्ट्री तो बहुत ही आसान पूछना है, बहुत ही आसान फिजिकल केमिस्ट्री पूछना है, कुछ इस तरह का मन बनाया गया है जब ये पेपर फ्रेम किया गया। मुझे तो बिल्कुल ऐसा ही लग रहा है अभी तक फिलहाल। चलिए, तो रटा रटाया प्रोसेस, हमको यहां इसका रेट लॉ डिराइव करना है जिससे ऑर्डर आ जाएगा। अब पता है आपको कि रेट लॉ बताने के लिए आप स्लोएस्ट स्टेप देखते हो, और स्लोएस्ट स्टेप के हिसाब से अगर मैं यहां रेट लिखने की कोशिश करूं तो रेट इज इक्वल्स टू K2 मल्टीप्लाइड बाय, ये सब एलिमेंट्री स्टेप्स हैं, सब एलिमेंट्री स्टेप्स हैं, N2O2 एंड H2, दोनों का पावर 1 ही मानेंगे, बिकॉज एलिमेंट्री स्टेप्स जब होते हैं रिएक्शन के तो जो उसकी स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट होती है वही उसका ऑर्डर होता है। तो ये ऐसा हो गया, बट इसको हम फाइनल रेट एक्सप्रेशन नहीं बोल सकते फॉर दिस रिएक्शन, बिकॉज इस रेट एक्सप्रेशन में N2O2 इन्वॉल्व है, और N2O2 तो एक इंटरमीडिएट है ना, ये तो एक इंटरमीडिएट है, और इंटरमीडिएट कभी भी फाइनल रेट लॉ एक्सप्रेशन में नहीं होता है। तो
तो क्या किया जाए, कुछ नहीं है, इधर से हटाओ इसको, कोई इक्विलिब्रियम कांस्टेंट वगैरह यूज करो और इसको रिप्लेस करो सो दैट आपको NO यहां पर मिल जाए। कर लो। अब यहां पर देखो इसकी इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या होगी, ये एक फास्ट इक्विलिब्रियम अचीव हुआ है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या होगी, सो KF अपॉन KB होता है, KF इज K1 अपॉन KB इज K-1 एंड इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इज एक्चुअली इक्वल टू N2O2 डिवाइडेड बाय NO, और ये एलिमेंट्री रिएक्शन है तो NO स्क्वायर हम यहां पर ऐसा बोल सकते हैं। तो बेटा यहां पर मैं N2O2 को अगर रिप्लेस करना चाहूं तो क्या हो जाएगा, N2O2 is simply equal to K1 into NO square upon K-1। सिंपली अब ये जो N2O2 यहां था इसको इससे आप रिप्लेस कर सकते हैं, तो रेट बनेगा आपका, रेट इज इक्वल्स टू K2 इंटू N2O2 की जगह K1 अपॉन K-1, K-1 NO का स्क्वायर इंटू H2। तो ये आप देख सकते हैं अभी ये जो रेट एक्सप्रेशन बना है इसमें आपके पास जो चीजें इन्वॉल्व हैं वो रिएक्टेंट्स ही हैं, और इसलिए इसको आप फाइनल रेट इक्वेशन मान सकते हैं, आप इसको फाइनल रेट इक्वेशन मान सकते हैं। और अगर आप इसको देखें तो ये इसका रेट कांस्टेंट होगा, ठीक है, उसकी जरूरत नहीं है यहां पर। और ऑर्डर की बात करी जाए तो 2 + 1 3, जो सम होता है पावर्स का वही ऑर्डर होता है, तो यहां पर ऑर्डर आ जाएगा क्या, 3। तो ऑर्डर ऑफ दिस रिएक्शन इज 3। आप समझ ही गए हो इसको भी कैसे रेट किया जाए, ये भी आसान है, जी हाँ ये भी बहुत आसान क्वेश्चन है, इजी ही रेट करेंगे इसको भी। तो अभी तक आप देखते जाओ, शायद +4 मार्क्स अवॉर्ड किए गए थे इसके लिए, क्या +4 मार्क्स, बिल्कुल। तो अभी भी आप अगर देखें अभी हमने 9 क्वेश्चंस किए और 9 क्वेश्चंस में पूरे मार्क्स हमको मिलने चाहिए अभी तक, पूरे मार्क्स। कोई भी क्वेश्चन में गलती का स्कोप बहुत कम है, ना के बराबर गलती का स्कोप है। अब आ जाइए ये दूसरा क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन, ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पर आधारित सवाल है। और मैं बताऊं तो ये ऐसा ही सवाल, ये प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है, ये प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है, पहले पूछा गया है, ये बिल्कुल ये सवाल पूछा गया है। हमने हमारी ऑर्गेनिक वाले कोर्स में जब हमने कार्बोनिल कंपाउंड्स पढ़ाया है तो इस क्वेश्चन को एज अ इलस्ट्रेशन कराया है, एग्जैक्टली सेम नहीं था, बट जो क्वेश्चन का 90% पोर्शन है वो पोर्शन PYQ में पूछा गया है, ठीक। और हमारे इलस्ट्रेशंस में हमने इसको करा हुआ था इस क्वेश्चन को, ठीक है, अगर आपको याद होगा तो आप देखिएगा, काफी बेसिक सी बात है, ज्यादा कुछ है नहीं। अब मैं पहले ही बोल दिया PYQ ही है, तो ऑलमोस्ट सभी बच्चे करके आए होंगे जो थोड़ी भी ढंग से PYQ किए होंगे। क्या बोला जा रहा है, देखो कंप्लीट, हाँ कुछ पार्ट जो है इस क्वेश्चन का वो नया है, बट देखो पूरा देखा जाए, कंप्लीट रिएक्शन ऑफ एसिटल्डिहाइड विद एक्सेस फॉर्मल्डिहाइड अपॉन हीटिंग विद कंसंट्रेटेड NaOH। जब आप कंसंट्रेटेड NaOH बोलते हो, हीट भी कर रहे हो, तो कैनिजारो रिएक्शन की भी पूरी संभावना बढ़ जाती है। और जब भी हम बात करें कि कैनिजारो और एल्डोल, ये दोनों रिएक्शन में पहले कौन सा रिएक्शन होता है, तो आपको पता है एल्डोल की फिजिबिलिटी ज्यादा होती है, वो रिएक्शन थोड़ा माइल्ड कंडीशंस में हो जाता है, काइनेटिकली भी थोड़ा तगड़ा होता है, और इस वजह से एल्डोल और कैनिजारो में आप एल्डोल को पहले प्रेफर करवाते हो। यहां पे क्या हो रहा है, एसिटल्डिहाइड है एक्सेस फॉर्मल्डिहाइड के साथ, एसिटल्डिहाइड है एक्सेस फॉर्मल्डिहाइड के साथ। चलिए इसको ना थोड़ा सा स्पेस लेके सॉल्व करते हैं ताकि ढंग से थोड़ा समझा पाए सभी को। सो वी हैव एसिटल्डिहाइड CH3 C डबल बॉन्ड OH विथ एक्सेस फॉर्मल्डिहाइड, और इसको ट्रीट किया जा रहा है HCHO। मतलब इसका ये है कि वी कैन यूज एनी अमाउंट ऑफ फॉर्मल्डिहाइड, और हम यहां इसको कंसंट्रेटेड NaOH के साथ हीट कर रहे हैं। तो क्या होता है, एल्डोल वाला स्टेप पहले होता है, यहां से H निकलेगा, इनोलेट बनेगा। तो ये मैं कुछ इस तरह से बना दे रहा हूं, CH2 माइनस
C डबल बॉन्ड OH, ये फॉर्मल्डिहाइड पे अटैक मारेगा, C डबल बॉन्ड OH, फॉर्मल्डिहाइड पर अटैक, ये इस तरह से ओपन, चीज कुछ ऐसी हो जाएगी, C डबल बॉन्ड OH, CH2, C यहां पर अटैक हुआ, O माइनस Na+ ही लिख देता हूं अभी, एंड H2, क्योंकि एसिडिफिकेशन अभी तो नहीं कराया गया है ना। कंसंट्रेटेड NaOH gives P and Q. Compound P does not give tolerance test where Q on acidification gives positive tolerance test. ठीक है, वो बात आगे देखेंगे। अभी कोई एसिडिफिकेशन नहीं कराया गया है तो मैं उसको सोडियम सॉल्ट के फॉर्म में ही लिख रहा हूं, O माइनस Na+, कुछ इस तरह से लिख रहा हूं। ठीक, इस तरह से कराए, कंसंट्रेटेड NaOH कंडीशंस है तो मान लेते हैं ऐसा होगा। अब अगला स्टेप क्या होगा बेटा, अभी और एल्डोल होने की संभावना है, और एल्डोल हो सकता है, तो क्या करो, यहां से H+ हटाओ, H+ हटाओ, माइनस लाओ, और फिर फॉर्मेल्डिहाइड का एक और मॉलिक्यूल यहां यूज करो, फिर ये अटैक करोगे, फिर ये खुलेगा, बात समझ आई। उसके बाद अगला एक और स्टेप है, सेम वही काम करो, यहां से फिर माइनस लाओ और फिर फॉर्मेल्डिहाइड का एक और मॉलिक्यूल यहां यूज करो और फिर अटैक करा के ओपन करो। तो ऐसा करने से क्या आपको समझ आ रहा है कि आपके पास कुछ यूं बनकर आया प्रोडक्ट CH2OH, OH ही हो जाएगा एसिडिफिकेशन के बाद, बट अभी मैं थोड़ी फॉर्मेलिटी के लिए यहां पर इस तरह से लिख रहा हूं, देन CH2OH, O माइनस Na+, CH2O माइनस Na+, कुछ इस तरह से ये हुआ, एंड हियर यू हैव CHO, here you have CHO, ये आपके पास आया बनकर। क्या अभी भी कुछ और हो सकता है? जी हां, अभी भी हो सकता है। आपके पास जो फॉर्मल्डिहाइड है, अब इसके पूरे अल्फा हाइड्रोजन्स गायब हो चुके हैं, तो अब होगा कैनिजारो रिएक्शन। कैनिजारो वही नॉर्मल मैकेनिज्म के साथ जाइए कैनिजारो के, तो ये OH माइनस अटैक और ये आकर H माइनस, ये और ऐसा, पता है नॉर्मल मैकेनिज्म के साथ जा रहा हूं मैं। ऑल्दो इसका जो रेट लॉ है वो NaOH के कंसंट्रेशन के साथ ऑर्डर वगैरह चेंज होता है कैनिजारो मैकेनिज्म का, बट फिलहाल अभी वो सब चर्चा ना करके सिंपल इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। इस तरह से कैनिजारो होगा, और अगर आप इसको देखें तो ये फॉर्मिक एसिड का सॉल्ट बनेगा और ये तुम्हारा एक और CH2ONA हो जाएगा। ये फॉर्मिक एसिड का सॉल्ट बना और यहां एक और CH2ONA हो जाएगा। यहां तक जो पोर्शन है ना क्वेश्चन का, ये बिल्कुल PYQ इंस्पायर्ड है, ये ऐसा हुआ। और एक जो स्पीशी बनी है OH, मैं O माइनस लिख दे रहा हूं, OH, OH एंड OH, ये सभी जगह फिलहाल कंसंट्रेटेड सोडियम हाइड्रोक्साइड मीडियम है, तो मैं ऐसा लिख रहा हूं, क्योंकि हो सकता है आगे मॉलिक्यूलर मास वास पूछ लिया अगर, तो H लगाना और ONA लगाना दो अलग बातें हो जाएंगी, तो यहां टेक्निकली अभी ONA रहने दो, दैट साउंड्स बेटर। अब ये क्या बोल रहा है कि P और Q, कंपाउंड P डज नॉट गिव्स टॉलरेंस टेस्ट वेयर Q ऑन एसिडिफिकेशन गिव्स पॉजिटिव टॉलरेंस टेस्ट। अब इसमें टॉलरेंस टेस्ट कौन देगा कौन नहीं देगा, ठीक है, सवाल ठीक है। अगर हम यहां पर बात करें, ये टॉलरेंस टेस्ट देगा कभी? कभी नहीं देगा। ये क्यों ही देगा टॉलरेंस टेस्ट? ये टॉलरेंस टेस्ट नहीं देने वाला। टॉलरेंस टेस्ट अल्कोहल्स कब देते हैं? नॉर्मली जब आपके पास ये ग्रुप मौजूद होता है, जब ये ग्रुप मौजूद होता है ना, तब आपको टॉलरेंस टेस्ट देखने को मिल जाता है, ठीक। लेकिन फिलहाल यहां कोई ऐसा सीन है नहीं, यहां ऐसा कोई सीन नहीं है, तो ये आपको टॉलरेंस टेस्ट तो नहीं देने वाला, तो नेगेटिव टेस्ट ये देगा। बट हां, अगर इसकी एसिडिफिकेशन कर दी जाए, अगर एसिडिफिकेशन कर दी जाए तो ये फॉर्मिक एसिड होता है, और अगर आपको याद होगा ये हमने एक्सेप्शंस ऑफ टॉलरेंस टेस्ट में पढ़ते हैं, और मैं नहीं, ऑलमोस्ट जो भी मास्टर आपको ठीक से पढ़ा रहा है सभी ने पढ़ाया होता है, ये फॉर्मिक एसिड टॉलरेंस टेस्ट देता है। हमने तो बहुत डिटेल में टॉलरेंस और फेलिंग पढ़ा था, याद करो, हर तरह के स्पीशीज को हमने उठा के देखा था, मैकेनिज्म से देखा था, फेलिंग का भी मैकेनिज्म डिस्कस किया था, बहुत ही लेटेस्ट मैकेनिज्म है फेलिंग का, बट उसको भी डिस्कस किया था। तो ये टॉलरेंस टेस्ट देता है, जी हाँ, ये टॉलरेंस टेस्ट पॉजिटिव देता है। ये पॉजिटिव
टॉलरेंस टेस्ट आता है इसमें, ये पॉजिटिव टॉलरेंस टेस्ट, ये नेगेटिव टेस्ट। तो क्या P है क्या Q है उससे समझ आएगा क्या? P does not give test, Q gives positive tolerance test, so this is Q and this is P. P और Q तो आइडेंटिफाई हो गया है। अब आगे की बात क्या है देखिए, ट्रीटमेंट ऑफ P विथ एक्सेस साइक्लोहेक्सेनॉन। P की ट्रीटमेंट करी गई इन प्रेजेंस ऑफ कैटालिटिक अमाउंट ऑफ पैराटोल्विन सल्फ्यूनिक एसिड। हाँ, ये एक नया पेपर में दिख रहा है, PTSA। बच्चे बोल भी रहे थे सर PTSA आ गया, PTSA आ गया। अरे इसका कोई काम थोड़े नहीं, हाँ कैटालिटिक अमाउंट में यूज किया है, इग्नोर मारो। मैं बता देता हूं PTSA का काम क्या होता है यहाँ पर, बट क्वेश्चन के पर्सपेक्टिव से इसका कोई बहुत रोल है ही नहीं। और आपको ये बात यहां समझ में आ रही है कि देखो, ट्रीटमेंट ऑफ P विथ एक्सेस साइक्लोहेक्सेनॉन जब बात करा गया, अब P तो सोडियम सॉल्ट था यहां पर, बट अब मुझे इसको इस तरह से साइक्लोहेक्सेनॉन के साथ रिएक्शन समझ पा रहे हो आप? साइक्लोहेक्सेनॉन के साथ आप रिएक्शन समझ पा रहे हो? क्या रिएक्शन होगा? अरे ये डाइऑल है, देखो ध्यान से देखो, ये डाइऑल है ना, डाइऑल ऐसे बना देता हूं, ये कार्बन, ये कार्बन, ये OH, ये OH, ये डाइऑल है। और डाइऑल का क्या रिएक्शन होता है यार हमारे कार्बोनिल्स के साथ? याद है मैकेनिज्म? याद है मैकेनिज्म? PTSA का काम क्या है वो बता रहे हैं, बहुत आराम से समझ आएगा। और इसका अगर आपने मैकेनिज्म पढ़ा है तो क्या समझाया मैंने इसका मैकेनिज्म आपको? याद करो, बहुत सिंपल है, इसका कोई रोल ही नहीं है। इसको इतना क्यों हाइप दे रहे हैं बच्चे पता नहीं मुझे, PTSA आ गया, PTSA आ गया। अरे भाई ये रिएक्शन जब पढ़े हो, जाओ थोड़ा लेक्चर्स एक बार फिर से देखना या नोट्स एक बार फिर से देखना, तो यहां पर बहुत क्लियरली बोला जाता है कि कैटालिटिक H+ यूज होता है इसमें। याद आया? कैटालिटिक अमाउंट ऑफ H+ इज यूज्ड इन दिस रिएक्शन सो दैट हम इसकी रिएक्टिविटी थोड़ी सी बढ़ा पाए इस सेंटर की, इसको प्रोटोनेट करके मैकेनिज्म आगे चलता है। कैटालिटिक H+, और ये अभी नहीं, ये प्रीवियस ईयर में भी ये कैपिंग वाला रिएक्शन पूछा गया है और उन्होंने कैटालिटिक H+ लिख के दिया हुआ है, वो PYQ ही है, एग्जैक्ट ईयर नहीं याद आ रहा, बट उसको भी इलस्ट्रेशंस में हमने किया था। ये रिएक्शन पहले भी पूछा गया है, बहुत बार बताया जाता है, कैटालिटिक H+ चाहिए होता है, यहां पर कैटालिटिक H+ चाहिए होता है। हाँ, आपको एक्वस मीडिया में अगर आप पानी डालोगे, इसमें एक्वस मीडिया में एसिड डालोगे अगर, तब फिर इसका जो बनने वाला एसिटल हेमी एसिटल ग्रुप जो बनेगा वो फिर हाइड्रोलाइज होकर रिएक्शन बैकवर्ड जाने लगती है। याद आ रही है? इसका जो हेमी एसिटल या साइक्लिक कीटल बनेगा इस केस में जो भी है, अगर आप एक्वस एसिड बहुत सारा डालोगे तो रिएक्शन बैकवर्ड जाने लगती है। तो यहां पर ये जो पैराटोल्विन सल्फ्यूनिक एसिड है, सॉलिड होता है व्हाइट क्रिस्टलाइन, तो इसको यूज किया जा रहा है, एक्वस मीडिया नहीं यूज किया जा रहा है, कैटालिटिक अमाउंट में यूज किया जा रहा है। सेम वही जो पढ़ते हैं, कुछ नया नहीं आया है। अरे ऐसा कुछ आ गया जो हमने पढ़ा नहीं है, कुछ नहीं आया भाई, थोड़ा दिमाग लगाना पड़ता है। अब आपको ऐसा सब कुछ ऐसा मिल जाएगा कि कुछ दिमाग ही ना लगाना पड़े तो बात नहीं बन पाएगी, फिर आप जेई एस्पिरेंट नहीं हो। बहुत ही बेसिक सी बात है, कैटालिटिक H+ इसमें यूज होता है और यहां पर इन्होंने कैटालिटिक अमाउंट में एक एसिड यूज किया है, कोई बड़ी बात नहीं है, वो इन्वॉल्व नहीं होगा रिएक्शन में, थोड़ा रिएक्शन को कैटालाइज करने में मदद करेगा, दैट्स इट। तो अब मैं मैकेनिज्म नहीं बता रहा, आपको ये मैकेनिज्म बहुत अच्छे से पता है। न्यूक्लियोफिलिक एडिशन करते हो, फिर रिमूवल ऑफ वाटर करते हो, ठीक, रिमूवल ऑफ वाटर करते हो, और इस तरह से फाइनली आप वाटर निकाल के कुछ ऐसा यहां पर बनाएंगे, कुछ ऐसा बनाएंगे। और देखिए यहां पर बोला गया है एक्सेस साइक्लोहेक्सेनॉन इज देयर, और P का एक ही यूनिट ट्रीट करना है, साइक्लोहेक्सेनॉन एक्सेस है, तो थोड़ा इसको इधर मैं खिसका लेता हूं और यहां से भी यही काम करा देता हूं। समझ पा रहे हो? क्वेश्चन ठीक तरह से फ्रेम किया गया, मैं इसको बुरा नहीं मान रहा, क्वेश्चन अच्छा है। अगर आप देखें सेम प्रोसेस वही, कैटालिटिक अमाउंट में H+ यूज हुआ है एंड दिस, सो दिस इज योर फाइनल प्रोडक्ट। बताना क्या है?
सम ऑफ नंबर ऑफ मिथिलिन ग्रुप्स CH2 ग्रुप्स कितने हैं? चलो गिनो पहले CH2 ग्रुप्स, गिनने में गलती नहीं होनी चाहिए, बहुत आराम से गिना, इतना मेहनत करके यहां तक पहुंचे हो, गिनने विनने में गलती नहीं होना चाहिए। फॉर ऑल फ्यूचर JEE 25-26 एस्पिरेंट्स गिनने में गलती नहीं होनी चाहिए। CH2 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 CH2, ये CH2 है क्या? नहीं है। CH2 CH2, ये CH2 है? नहीं है। CH2 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 CH2, इधर CH2 नहीं। कितने हो गए? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 14। और क्या बोल रहा है? एंड ऑक्सीजन एटम्स, 4 ऑक्सीजन एटम्स आपके पास है, तो 14 प्लस 4 इट्स 18। ये 18, तो करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज 18। ठीक है, तो कैसा क्वेश्चन था? तो देखो अब इस पे थोड़ा बात कर लेते हैं, इस पे थोड़ी बात कर लेते हैं, कैसा क्वेश्चन था, क्या था। तो सिंस इसका जो ये वाला पोर्शन था ये थोड़ा PYQ इंस्पायर्ड था, इस वजह से जो शुरू का पोर्शन है वो बच्चों ने किया हुआ होगा, ठीक, तो थोड़ा सा टफनेस लेवल थोड़ी कम हो गई। अदरवाइज क्वेश्चन अच्छा है, क्वेश्चन अच्छा है, PYQ इंस्पायर्ड था। उसके बाद इन्होंने थोड़ा टॉलरेंस टेस्ट पूछा है, ये भी एक अच्छी बात है, फॉर्मिक एसिड का टॉलरेंस टेस्ट, ठीक है, एक पता रहता है ये एक्सेप्शन, बट फिर भी पूछा तो है ना थोड़ा एक एक्सेप्शन, तो ये भी एक अच्छा पॉइंट यूज किया गया है। और इन्होंने वो जो कैटालिटिक H+ जो रटे रटाए बच्चे पढ़ के जाते हैं बस, और कुछ अलग आ जाता है तो नहीं दिमाग लगा पाते हैं, तो उसके लिए इन्होंने ये यूज किया है सिर्फ आपको भयभीत करने के लिए। और बता रहा हूं जो कमजोर बच्चे हैं भयभीत हो भी गए होंगे, लेकिन जब ये स्पष्ट लिखा हुआ है यार कैटालिटिक अमाउंट ऑफ दैट, उसमें कोई दिमाग खराब होने वाली बात नहीं है, ठीक है, सही था। और उसके बाद फिर एक्सेस साइक्लोहेक्सेनॉन के साथ एक अच्छा सा प्रोडक्ट बना है। तो अगर मैं ये मान लूं कि बच्चे ने इसको एज अ PYQ नहीं किया है इस पोर्शन को, तब इस क्वेश्चन को हम मॉडरेट से टफ के बीच में रेट कर सकते हैं, सिर्फ इसीलिए क्योंकि बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स इन्होंने पूछे, इस वजह से हम इसको मॉडरेट से टफ के बीच में रेट कर रहे हैं। लेकिन सिंस अगर बच्चे ने PYQ वो वाला करा हुआ है तो उस बच्चे के लिए ये क्वेश्चन एक मॉडरेट लेवल का क्वेश्चन होगा, आप ऐसा बोल सकते हैं। इजी नहीं बोलेंगे इस क्वेश्चन को, ठीक, ये मॉडरेट लेवल का क्वेश्चन होगा अगर आपने वो PYQ करा हुआ है, ठीक है। अच्छा था, आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? ओके, अमंग दिस, सभी मेटल कार्बोनिल्स की बात हुई है। मेटल कार्बोनिल्स का वैसे पता ही है आपको, अलग ही चार्म रहता है, आप सब EN वगैरह पढ़ते हैं, सिडविक रूल, बहुत बड़ी बड़ी चीजें पढ़ते हैं, स्ट्रक्चर्स तक पढ़ लेते हैं, ट्राइमराइजेशन तक पढ़ाया हुआ है हमने। जब हम मेटल कार्बोनिल्स की बात करते हैं, किसका ट्राइमर बनेगा, ट्राइमर का ये फॉर्मूला होगा, वो फॉर्मूला होगा, लेकिन क्या पूछा है आप देख लीजिए। इन्होंने तो पूछ लिया है कि कितने आइजो इलेक्ट्रॉनिक हैं निकल टेट्रा कार्बोनिल के साथ। ध्यान रखना, यहां पे एक सिली मिस्टेक बच्चे कर सकते हैं, क्योंकि जब भी वो मेटल कार्बोनिल देखते हैं उनका हाथ दौड़ने लगता है EAN निकालने के लिए, है ना, इफेक्टिव एटॉमिक नंबर निकालने के लिए वो तुरंत भाग पड़ते हैं कि इफेक्टिव एटॉमिक नंबर निकाल लेंगे। बट यहां पर इन्होंने स्पष्ट लिखा है आइजो इलेक्ट्रॉनिक होना चाहिए, मतलब सिर्फ EAN बराबर नहीं देखना आपको पूरा आइजो इलेक्ट्रॉनिक होना चाहिए, वो देखना है। तो पूरे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स निकालने हैं, सिर्फ आउटर शेल वाली बात भी नहीं करनी है, पूरे इलेक्ट्रॉन्स देखने कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो जब आप निकल टेट्रा कार्बोनिल की बात करते हैं तो थोड़ा ना यहाँ पर इलेक्ट्रॉन वगैरह लिखना पड़ेगा हमको, कैलकुलेशन थोड़ी करके एक लिस्ट बना लेते हैं, फिर देख लेंगे कितने हैं इसके साथ। तो NiCO4 निकल एटॉमिक नंबर ऑफ 28, चलो अच्छी बात है, सबका एटॉमिक नंबर दिया हुआ है, नहीं तो इरिडियम वगैरह देखकर थोड़ा आप घबरा सकते थे। तो निकल टेट्रा कार्बोनिल निकल हो गया 28 प्लस अब ये कार्बन मोनोऑक्साइड की जब बात करी जाएगी तो इस बात को आप समझिए, जब आप कार्बन मोनोऑक्साइड की बात करेंगे
तो क्या सर यहाँ कार्बन का भी इलेक्ट्रॉन काउंट करना है, क्या सर ऑक्सीजन का भी इलेक्ट्रॉन काउंट करना है? जी हाँ, करना पड़ेगा, है ना, करना पड़ेगा। आइसो इलेक्ट्रॉनिक बोल रहा है ये, तो मैं थोड़ा एक आपको बना के आइडिया दिखा देता हूँ। Ni है, यहां पर ऑक्सीडेशन नंबर अगर आप देखोगे तो 0 है, तो निकल अपने न्यूट्रल स्टेट में, कोई भी इलेक्ट्रॉन लूज वगैरह नहीं किया इसने। अब CO ने एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड इसके साथ बनाया, क्या टेट्राहेड्रल होता है, ठीक है समझ लीजिएगा, टेट्राहेड्रल होता है। CO, एक और CO और एक और CO, इस तरह से 4 CO ने इसके साथ बॉन्ड बनाया। अब अगर आप देखें CO के पास कितने इलेक्ट्रॉन है, तो कार्बन के पास है 6 इलेक्ट्रॉन और ऑक्सीजन के पास है 8 इलेक्ट्रॉन। तो टोटल अगर CO एज अ होल अगर आप देखते हैं तो ये 14 इलेक्ट्रॉन स्पीशीज है, ये 14 इलेक्ट्रॉन स्पीशीज है और ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना रहे हैं। तो जो इलेक्ट्रॉन है वो रहेगा तो मॉलिक्यूल में ही, कहीं लॉस वॉस नहीं हो रहा है। तो CO को एज अ 14 इलेक्ट्रॉन यूनिट की तरह आप देखो, डोनेट भी कर रहा है तो उन 14 में से ही कोई इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, तो रहेगा तो पूरा इलेक्ट्रॉन इस मॉलिक्यूल का ही ना। तो 28 इलेक्ट्रॉन हो गए निकल के पास और 14 इंटू 4 है। तो सिंस मेरे से यहाँ कैलकुलेशन में कोई गलती ना हो जाए इसलिए मैं यूज कर ले रहा हूं कैलकुलेटर। 28 प्लस 14 इंटू 4, so it's coming out to be 84। तो मुझे यहां पर क्या ढूंढने हैं कि कितने और ऐसे स्पीशीज हैं जिनका एटॉमिक नंबर, जिनका नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो है वो 84 है। चलिए ढूंढते हैं कितने और ऐसे हैं जिनका 84 है। NiCO4 हमने देख लिया, इट इज 84। चलो अब आ जाओ वैनेडियम CO6, बहुत आसानी से हो जाएगा। वैनेडियम इज 23, कोई इलेक्ट्रॉन लॉस वगैरह नहीं हुआ है, प्लस CO कितना बताया हमने 14 यूनिट्स, 8 इलेक्ट्रॉन उसके, 6 इलेक्ट्रॉन उसके, तो 14 इंटू 6 यूनिट है। तो क्या ये 84 है? मुझे नहीं लगता ये 84 होगा। इट इज 14 इंटू 6 प्लस 23 इट्स 107। तो ये तो नहीं हुआ। इसी तरह से थोड़ा टाइम पास करना है इस क्वेश्चन में और कुछ नहीं, लेकिन हाँ एज अ स्टूडेंट आपको पेशेंस लूज नहीं करना है। ये आसान सवाल है, इसमें बहुत हड़बड़ी नहीं दिखानी है, आराम से करके इसमें 4 नंबर लेके उठना है। CrCO5, तो यहां भी सब में ऑक्सीडेशन नंबर तो मुझे 0 ही नजर आ रहा है, सिवाय इस केस में और इस केस में, बाकी ऑक्सीडेशन नंबर तो 0 ही नजर आ रहा है। तो CrCO5 की बात करेंगे, क्रोमियम हैविंग एटॉमिक नंबर 24, सो इट विल बी 24 प्लस 14 इंटू 5, अगेन 84 तो नहीं लग रहा ये, 14 इंटू 5 प्लस 24 इट्स 94। देन आता है CuCO3, CuCO होल थ्राइस, तो कॉपर हैविंग एटॉमिक नंबर ऑफ 29 प्लस CO विच इज 14 इंटू 3। बस ये थोड़ा टाइम पास है, देख लो 2 मिनट कर देते हैं। तो 29 प्लस 14 इंटू 3 इट्स 71। तो ये भी आइसो इलेक्ट्रॉनिक नहीं है, आइसो इलेक्ट्रॉनिक नहीं है। अगर आप देखो यही EAN देखने लग जाते ना, EAN देखने लग जाते तो हो सकता है EAN 36 कुछ लोगों का मैच हो जाता, तो वो गलती शायद मुझे लगती है बच्चे यहां पर कर सकते हैं। फिर आ जाओ MnCO5, Mn हो गया 25 प्लस 14 इंटू 5। ऑब्वियसली ये भी कहां से 84 होगा, नहीं होने वाला। 14 इंटू 5 प्लस 25 इट्स 95, इट्स 95। ये भी नहीं, ये भी नहीं, ये भी नहीं। FeCO5 Fe is 26 plus 14 into 5 it is again 96, ये भी नहीं। फिर आ जाओ इन तीनों में देख लेते हैं कोबाल्ट -3, तो कोबाल्ट -3 की बात हो रही है। CO होल थ्राइस होल -3, कोबाल्ट हैविंग एटॉमिक नंबर ऑफ 27
-3 मतलब 3 इलेक्ट्रॉन और आ गए हैं, तो +3 30 हो गया। CO दैट इज 14 इंटू 3 कितना हुआ? तो अगर देखा जाए 14 इंटू 3 इट्स 42 प्लस 30, 42 प्लस 30 इट्स 72, स्टिल इट इज नॉट 84, तो ये भी नहीं है। CrCO4 Cr क्रोमियम 24 में 4 इलेक्ट्रॉन और आ गए 28 प्लस CO विच इज 14 इंटू 4, ये लग रहा है आ जाएगा 14 इंटू 4 56 प्लस 28, फाइनली वी हैव गॉट 184। ये एक निकल कर आया है 84, तो ये आइजो इलेक्ट्रॉनिक है NiCO4 के साथ। बाकी अभी तक कुछ नहीं आया है। लास्ट वाला देख लेते हैं एक बार, ये IrCO होल थ्राइस। तो अगर मैं बात करूं IrCO होल थ्राइस की, तो इरिडियम 77 है, 77 प्लस, अब यही समझ पा रहे होगे, अब 77 इरिडियम ही है, तो कहां से ये मिलने वाला है? 14 इंटू 3 इट इज ऑल्सो नॉट इक्वल टू 84। Therefore, the answer for this question is 1. कैसा क्वेश्चन है? इजी है, ठीक है, ये भी इजी है, इजी है। बस एक सिली एरर यहां पर अगर आप ना करें, आइजो इलेक्ट्रॉनिक को गलत ना समझ लें, पूरे इलेक्ट्रॉन्स काउंट करने हैं, बस ये एक सिली मिस्टेक यहां पर हो सकती है, ठीक, अदरवाइज आसान है, देख लीजिए। और थोड़ा सा पेशेंस रखना है इसमें, कि हड़बड़ी में अरे यार यही चीज करते जा रहे हैं, हाँ करो, करते जा रहे हो करो, क्योंकि 4 नंबर देकर जाएगा आपको वो, ठीक है। इन सब चीजों को सीखो। चलिए अब बात करते हैं, 2 क्वेश्चंस और हैं इस सेक्शन में। ओके, क्वेश्चन नंबर 12 अगेन एक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का क्वेश्चन है। अब ये कंपाउंड को देख लीजिए, देखकर थोड़ा सा स्टेरिक एसिड जैसा नजर आता है। स्टेरिक एसिड का ही एस्टर बना हुआ है, और याद है ना सोप्स एंड डिटर्जेंट्स में पढ़ते हैं आप स्टेरिक एसिड, उसी का एस्टर बना हुआ है, और इधर से डिहाइड्रोजिनेटेड फॉर्म है उसका, उसी का डिहाइड्रोजिनेटेड फॉर्म है, और इधर से एस्टर बनाया हुआ है। तो इस केमिकल का इस्तेमाल करा गया, ये कुछ रिएक्शन कराए गए हैं, और उसके बाद पी बताना, फिर आगे कुछ बातें और हैं। चलो देखते हैं कैसे हैं रिएक्शंस, वो तो करके समझ आएगा। चलिए, तो फिलहाल मैं रिएक्शन लिखता हूं, ये कुछ ऐसा है, CH ट्रिपल बॉन्ड C सिंगल बॉन्ड CH2 15 टाइम्स COOET, ये एक डिहाइड्रोजिनेटेड स्टेरिक एसिड का एस्टर है, ठीक। अब इसका पहला रिएक्शन कराया गया है हाइड्रेशन ऑफ एल्कीन्स, कैटालिटिक हाइड्रेशन, Hg2+ के प्रेजेंस में H2OH+ के साथ। और सभी को पता है पहले H+OH- एडिशन होता है, उसके बाद फिर आपका टॉटोमेरिज्म होता है, और अल्टीमेटली यहां पर आपको कीटोन देखने को मिलता है, CO CH3 CH2 15 यूनिट्स। ये घबराना नहीं है, इसको ऐसे ही रहने दो, COOET। अब आप बोलोगे सर H2OH+ है तो क्या ये हाइड्रोलाइज नहीं हो जाएगा? नहीं, ये रिएक्शन का जो कंडीशन है वो इतना ज्यादा हीटिंग नहीं दिया जाता यहां कि एक एस्टर को हाइड्रोलाइज कर दिया जाए। एस्टर की हाइड्रोलिसिस के लिए थोड़ी हीट की जरूरत होती है, तो फिलहाल मैं इस एस्टर को नहीं छेड़ रहा हूं, इसको ऐसा ही रख रहा हूं। इसके बाद अगला कराया गया, देखो जिंक अमाल्गम HCl। ऐसा हो कैसे सकता है कि क्लेमेंसन रिडक्शन पेपर में ना हो? ऐसा नहीं हो सकता, इसके बिना जेई का पेपर नहीं बन सकता। तो ये क्लेमेंसन रिडक्शन कराया गया है ZnHCl Hg के प्रेजेंस में, जिंक अमाल्गम HCl। पता है आपको कार्बोनिल्स को हाइड्रोकार्बन्स में रिड्यूस करता है, CH3 CH2 ये भी हो जाएगा, तो ये हो गया CH2 16 बार 16 टाइम्स COOET। और इसके बाद कराया गया है H3O+ के साथ हीट, दैट इज एस्टर की एसिडिक हाइड्रोलिसिस करी गई है, एंड अल्टीमेटली यू विल गेट स्टीयरिक एसिड बैक। तो देखो मिल तो स्टीयरिक एसिड ही रहा है। ये 3 आसान रिएक्शंस पूछे गए हैं, स्कूल लेवल के 3 रिएक्शंस पूछे गए हैं अगर आप सच में देखें तो फाइनली स्टीयरिक एसिड ही मिल रहा है। अब आगे
अब ग्लिसरॉल के साथ रिएक्ट कराया गया है एक्सेस पी को इन प्रेजेंस ऑफ एसिड कैटेलिस्ट। देखो ग्लिसरॉल तुम्हारा हो गया अल्कोहल और एक्सेस पी, पी क्या है तुम्हारा कार्बोक्सिलिक एसिड। तो देखो भाई क्लास 10th के लेवल का रिएक्शन अल्कोहल और कार्बोक्सिलिक एसिड इन प्रेजेंस ऑफ H प्लस कैटेलिस्ट, दिस इज नथिंग बट एस्टरिफिकेशन। ये एस्टरिफिकेशन हुआ है और Q जो है वो फॉर्म हुआ है। लेकिन एक बात और ध्यान से देखो, ग्लिसरॉल एक ट्रायोल है ना, 1 2 3 ट्रायोल है, तो 3 OH ग्रुप्स हैं तो 3 बार एस्टरिफिकेशन कर सकता है। लेकिन उसके लिए ये जो P है उसको भी तो ज्यादा होना चाहिए, है ज्यादा, वो देखो एक्सेस P है, एक्सेस P है तो वो है ज्यादा, आप कर सकते हैं रिएक्शन। कैसे, आ जाते हैं इधर। तो ये आपका स्टेरिक एसिड बना हुआ CH3CO, वो CH2 17 बार लिख दो उसको, थोड़ा टाइम पास ही है वो। CH2 16 टाइम्स, COOH, मैं 3 बार इसको लिख रहा हूं बिकॉज ग्लिसरॉल में मुझे पता है कि 3 यूनिट्स अल्कोहल होते हैं तो इसका 3 यूनिट कंज्यूम होगा। CH2 COOH एंड 16, यहां पर CH2 CH2, दिस इज OH, दिस इज OH एंड दिस इज OH, ये यूज किया। एस्ट्रिफिकेशन का पूरा मैकेनिज्म लिखने की जरूरत नहीं है, आपको पता है वाटर लॉस होगा कैटालिटिक H प्लस के प्रेजेंस में, इधर से OH जाता है इधर से H जाता है, ये OH गया इधर से H गया, OH गया इधर से H गया और अल्टीमेटली आपको ये मिलेगा, ये आपका कंपाउंड है, ये एस्टर आपको मिल गया। सो दिस इज योर कंपाउंड विच इज रिएक्शन ऑफ, कहां तक हुआ अभी, एसिड कैटलिस्ट टू फॉर्म Q। तो भाई ये है आपका Q, ये है आपका Q। ओके, अब आगे बढ़े, Q आ गया। अब रिएक्शन कराया है Q का एक्सेस NaOH के साथ, फिर कैल्शियम क्लोराइड के साथ रिएक्शन कराया जिससे कैल्शियम सोप बना है R, और क्वांटिटेटिवली बनाया गया। ये शब्द जब लिखा हो मोल कंसेप्ट को इग्नोर मत करना, गलती कर बैठोगे। क्वांटिटेटिवली काम हुई है, Q बना और Q का रिएक्शन एक्सेस NaOH के साथ करा दिया गया। इसके 1 मोल को ही लिया गया और एक्सेस NaOH डाल दिया गया। अरे सर जब इसमें एक्सेस NaOH डालेंगे तो क्या होगा, अरे एस्टर का रिवर्स रिएक्शन हो जाएगा यार, रिवर्स हो जाएगा रिएक्शन, रिवर्स हो जाएगा। वापस आपको क्या मिल जाएगा, जो चीजें जुड़ी थी वो अलग हो जाएंगी, जो जुड़ी थी वो अलग हो जाएंगी। और क्या पढ़ते हो ना यार, सैपोनिफिकेशन, वही तो होता है। ये एस्टर्स हैं। देखो ये जो रिएक्शन है ना, इसके मैं बहुत प्रैक्टिकल यूज में नहीं जा रहा, बट ये प्रैक्टिकली बहुत यूजफुल रिएक्शन है। सोप्स डिटर्जेंट इंडस्ट्री में काफी यूजफुल रिएक्शन है, ठीक है। इस तरह से सोप का फॉर्मेशन भी होता है। और वो जो पहला वाला रिएजेंट जहां से स्टार्ट किया है ना, वो जो डिहाइड्रोजिनेटेड फॉर्म है स्टेरिक एसिड के एस्टर का, वो भी केमिकल काफी यूजफुल है आज की मॉडर्न इंडस्ट्री में। तो उस पर हम जा नहीं रहे, हम अभी क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं सिर्फ। तो एक्सेस NaOH की बात करी जाए तो ये अगेन बॉन्ड्स क्लीवेज करेगा और आपको सोडियम स्टीयरेट, जो कि सोप आप कहते हैं, वो आपको मिल जाएगा O- Na+, इसके 3 मोल्स मिल जाएंगे। समझ पा रहे हो एस्टर की वापस। और ये आपका ग्लिसरॉल अलग हो जाएगा CH2OH। अरे तो लाए ही क्यों थे, ग्लिसरॉल को अलग ही करना था, तो कोई बात नहीं, उसने अपना काम किया और हमको ये 3 मोल्स सोडियम स्टीयरेट मिला है। सो वी हैव गॉट सोडियम स्टीयरेट, 3 moles of sodium stearate is what we have got। अब आगे देखा जाए, अब इसको कैल्शियम क्लोराइड के साथ ट्रीट किया गया और R मिल गया है एक सोप। अच्छा, तो अगर इसको मैं कैल्शियम क्लोराइड के साथ ट्रीट करूं, CH3CH2 होल 16 COO- Na+, पहले रिएक्शन लिख रहा हूं मैं, कैल्शियम क्लोराइड के साथ अगर मैं ट्रीट करूं, इसी का कैल्शियम सॉल्ट बन जाएगा CH3CH2 16 टाइम्स COO- होल ट्वाइस कैल्शियम, होल ट्वाइस कैल्शियम, 2 मोल्स यूज होंगे इसके,
बैलेंस अगर करा जाए, इसके 2 मोल्स लगेंगे एंड आपका NaCl रिलीज होगा, NaCl भी 2 मोल रिलीज हुआ, तो ये बैलेंस रिएक्शन हुआ, ये बैलेंस रिएक्शन हुआ। अब देखो क्वेश्चन में क्या बोला गया है, अब थोड़ा मोल कंसेप्ट इस्तेमाल करना है भाई। ये बोला गया है स्टार्टिंग विथ 1 मोल ऑफ Q द अमाउंट ऑफ R प्रोड्यूस्ड इन ग्राम इज। अगर Q का 1 मोल हमने यूज किया था, Q का 1 मोल यूज किया था, Q क्या है हमारा, एक्सेस P के साथ वो जो Q बनाया उसका 1 मोल अगर यूज किया था, तो R कितने ग्राम प्रोड्यूस होगा, R कितने ग्राम प्रोड्यूस होगा। तो इधर आओ, Q का अगर मैं 1 मोल लेता हूं, तो बेटा देखो ये जो सोडियम स्टीरेट बनेगा ये 3 मोल बनेगा, ये 3 मोल बनेगा, यहां से ये 3 मोल बना, तो आपके पास ये एक्चुअली में है कितना, 3 मोल। अब आपको बताना है कि ये कितना बनेगा, तो बहुत आराम से स्टोइकियोमेट्री देखो तो 2 मोल से ये 1 मोल बनता हुआ दिख रहा है, 2 मोल से वो 1 मोल बनता हुआ दिख रहा है, तो 3 मोल से ये कितना बनेगा, ये बनेगा 1.5 मोल, तो 3 मोल से ये बनेगा 1.5 मोल। और अब आपको क्या करना है, 1.5 मोल का मास निकाल लेना है। तो मॉलिक्यूलर मास थोड़ा अगर मैं निकालूं इसका, कितना आ रहा है, CH3 15 प्लस CH2 14 इंटू 16 टाइम्स प्लस COO, C हो गया आपका 12, OO 32 12 44 होल का ट्वाइस और प्लस कैल्शियम का 40। तो ये मैं थोड़ा सा कैलकुलेटर यूज कर लेता हूं, तो ये आ रहा है भाई 14 इंटू 16 224 प्लस 15 प्लस 44 मल्टीप्लाइड बाई 2 प्लस 40, ये आ रहा है 606। तो ये इसका मोलर वेट है, ये इसका मोलर वेट है, और मुझे बना है 1.5 मोल 1.5 मोल, तो 1.5 से मल्टीप्लाई करूंगा तो ये आ जाएगा 909 ग्राम्स। सो जो एग्जैक्ट आंसर इसका आएगा वो होगा 909, ना तो 908 ना तो 910। अगर आपने 909 किया है तब आपको मार्क्स अवार्ड होगा, कोई स्कोप नहीं है इसमें एरर का। तो 909 विल बी द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, 909 ग्राम्स ये आंसर है। ठीक है, कैसा था, रेट करा जाए, ठीक है, अच्छा था। अगर इसको बोलें तो मॉडरेट से टफ के बीच में कहीं ये झूल रहा है क्वेश्चन, बहुत टफ भी नहीं बोलेंगे और बहुत आसान भी नहीं बोलेंगे, ठीक क्वेश्चन था। क्या क्या बातें थी इसमें काम की, हाँ मैं मानता हूं कि यहां से P तक पहुंचना आपके लिए एक इजी काम था, आपके लिए यहां से P तक पहुंचना एक आसान काम था, लेकिन उसके बाद ग्लिसरॉल के साथ रिएक्शन जो कराया गया है ये भी ठीक है, आप एस्टर बना लेते हो, एस्टरिफिकेशन बड़ी बात नहीं। यहां गलती कहां बच्चा कर सकता है, ये ना गलती थोड़ी यहां हो सकती है। जब आप ये रिएक्शन लिखोगे तो पहली गलती बच्चा कर सकता है बैलेंसिंग में, बैलेंसिंग में गलती कर सकता है, और वो जो क्वांटिटेटिवली इसका 3 मोल बनेगा, ये स्टोइकियोमेट्रीज में थोड़ी गलतियां हो सकती हैं, स्टोइकियोमेट्री में थोड़ी गलतियां हो सकती हैं। ऑल्दो ये मॉडरेट ही है, बट हम इसको चलो मॉडरेट से टफ इसलिए बोल दे रहे हैं क्योंकि एग्जाम के प्रेशर में ये 4-5 चीजें कराई गई हैं, तो हो सकता है बच्चों से कुछ मिस हो जाए। टफ तो कहीं से नहीं है, मॉडरेट क्वेश्चन हम इसको बोल सकते हैं। ठीक, तो यहां पे गड़बड़ किया जा सकता है बच्चों से, बैलेंसिंग में गड़बड़ हो गई, पता चला ये 3 मोल जो बना है उसको इग्नोर कर दिए। खैर मॉलिक्यूलर वेट निकालने में गड़बड़ नहीं होनी चाहिए, छोटा मोटा कैलकुलेशन है। तो ये था हमारा ऑर्गेनिक का क्वेश्चन नंबर 12। ऑर्गेनिक ही ऑर्गेनिक है, पेपर में क्या बोलोगे अब। देन कम्स ये आपका फेवरेट कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री। फेवरेट इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि वन ऑफ द इजीएस्ट टॉपिक है। अभी तक हमने पेपर में देखा तो कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री के हमको मिल गए कितने सवाल, मेटल कार्बोनिल वाला एक मिल गया, एक ये डाईमैग्नेटिक पूछा है, एकदम लल्लू पंजू कॉम्प्लेक्सेस हैं, देख के समझ आ रहा है, तो ये मिल गया। और पेपर 1 में एक आपको वो भी मिल गया, देखो जो सेक्शन 1 का क्वेश्चन था, आयनाइजेशन आइसोमर और ज्योमेट्रिकल आइसोमर,
3 क्वेश्चन मिल गए आपको कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री से, समझ पा रहे हो, और तीनों बिल्कुल इजी लेवल के। अभी देखना ये भी बहुत आसान है। उसके बाद आपको केमिकल बॉन्डिंग से क्या मिला है, केमिकल बॉन्डिंग से आपको ऑक्टेट रूल पे सवाल मिला है। अब इससे नीचे कुछ गिर ही नहीं सकता, ऑक्टेट रूल से सवाल मिला है, और क्या चाहिए आपको, ठीक है। अब इस पेपर में अगर आप 60, अगर मान लो 60 का है, तो अगर इसमें 60 में अगर आप 55 प्लस नहीं स्कोर किए तो फिर क्या पढ़ाई की हो, फिर कोई मतलब नहीं है आपकी 2 साल की पढ़ाई की। उनकी तो मैं बात ही नहीं कर रहा हूं जो 6 महीने 5 महीने 1 साल में पढ़ाई की है, उनके लिए ठीक है, जो मिल गया ठीक है। आपको जो 2 साल बच्चा पढ़ाई किया, अगर वो इस पेपर में 55 नहीं पा रहा है 60 में, तो क्या ही पढ़ाई की है फिर आप। सो अमंग द फॉलोइंग द टोटल नंबर ऑफ डाईमैग्नेटिक स्पीसीज इज आर। चलो आओ एक एक करके देखो, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से समझ आ जाएगा। Mn+3 है, Mn+3 मतलब S0D4, और अमोनिया Mn+3 के लिए एक स्ट्रॉन्ग लाइगेंड की तरह काम करता है। अगर आप चाहें तो क्रिस्टल फील्ड थ्योरी से देखें तो D4, अगर आप D4 का T2G EG फिलिंग कराएंगे 1 2 3 4, तो आप ये पाएंगे कि यहां 2 इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड है, नीचे पेयरिंग हो जाएगी क्योंकि SFL है। आप चाहें तो वैलेंस बॉन्ड थ्योरी से भी करके देख सकते हो इस तरह से, D2sp3 हाइब्रिडाइजेशन ये चाहेगा, और इस वजह से कुछ इस तरह से पेयरिंग होगी सो दैट ये D2 अवेलेबल रहे। ये VBT से मैंने बताया, ये आपको मैंने CFT से बताया, आपको जिससे मन आप देख सकते हो। तो कुछ भी करो 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन रही जाएंगे, तो ये पैरामैग्नेटिक हो गया। P लिख दे रहा हूं मैं, पैरामैग्नेटिक। अब इसी तरह से बाकियों को भी किया जा सकता है, इसी तरह से बाकियों को भी किया जा सकता है। Mn अगेन, Mn ध्यान रखें यहां पर +3 ही है, तो Mn+3 है, और बेटा ये S0D4 है वो तो पता है, लेकिन ये लाइगेंड कैसा है, क्लोराइड है। क्लोराइड तो एक वीक फील्ड लाइगेंड है Mn+3 के लिए, और वीक फील्ड लाइगेंड है तो पेयरिंग तो होगी नहीं, चारों के 4 अनपेयर्ड रहेंगे, पैरामैग्नेटिक ही होगा, पैरामैग्नेटिक ही होगा ये स्पीशीज। अब आ जाओ Fe(F6)3- फेरिक आयन है ये, और फ्लोराइड जैसा लल्लू लाइगेंड है यहां पर, Fe+3, ये हो जाएगा तुम्हारा S0D5। D5 हाईली पैरामैग्नेटिक होगा। फ्लोराइड लाइगेंड जो है वो एक भी इलेक्ट्रॉन को पेयर अप नहीं करा पाएगा, 5 के 5 अनपेयर्ड रहेंगे, WFL है, पैरामैग्नेटिक होगा। कोबाल्ट का फ्लोराइड, अगेन फ्लोराइड है यार, ये तो कोबाल्ट +3 के साथ आप अगर जाएं, कोबाल्ट 27 होता है, नॉर्मली देखा जाए तो S2D7 होता है, 3 इलेक्ट्रॉन हटा दिए गए, S0D6 हो गया। फ्लोराइड के पास क्षमता नहीं है पेयर कराने की, नहीं करा सकता पेयर, तो D6 की फिलिंग अगर आप CFT से देखेंगे तो 1 2 3 पेयरिंग नहीं हो पाएगी, ऊपर जाएगा। डेल्टा नॉट वैल्यू बहुत लो होती है, डेल्टा नॉट वैल्यू बहुत लो होती है फ्लोराइड के लिए, ये ऊपर और ये ऐसा, तो ये हो गए 6 इलेक्ट्रॉन, बहुत सारे अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन अभी भी बचे हुए हैं, पैरामैग्नेटिक है। फिर आ जाओ फेरिक आयन अमोनिया, फेरिक आयन अमोनिया, फेरिक आयन अगेन S0D5 की बात हो रही है, और अमोनिया ठीक है मानता हूं पेयरिंग कराएगा, बट बेटा D5 में अनपेयर्ड तो बची जाएगा, अनपेयर्ड तो बची जाएगा D5 में। चलो एक वैलेंस बॉन्ड से दिखा देते हैं, क्या करोगे, D5 5 इलेक्ट्रॉन है, 1 2 3 4 5, इस तरह से पेयरिंग कराओगे तो स्टिल D2sp3 हाइब्रिडाइजेशन अवेलेबल होगा। तो एक अनपेयर्ड तो यहां भी बच रहा है। फेरिक आयन को डायमैग्नेटिक बना देना आसान नहीं होता, वो जनरली पैरामैग्नेटिक ही बिहेव करता है। सभी पैरामैग्नेटिक दिख रहे हैं, आंसर 0 हो जाएगा क्या, इसको भी चेक कर लो एक बार। कोबाल्ट +3 है और En एक डाइडेंटेड स्ट्रॉन्ग फील्ड लाइगेंड है, पेयरिंग करा सकता है, पेयरिंग करा सकता है कोबाल्ट +3 इस S0D6। जी हां D6 है, पेयरिंग हो जाएगी। अगर आप इसको क्रिस्टल फील्ड थ्योरी से देखें 1 2 3, डेल्टा नॉट की वैल्यू काफी हाई है, पेयरिंग एनर्जी की वैल्यू कम है, पेयरिंग हो जाएगी। पेयरिंग होने के बाद आप पाएंगे
कि ये एकमात्र डायमैग्नेटिक स्पीशीज यहां बची है। सो द ओनली करेक्ट आंसर इज 1। सो 1 इज द ओनली करेक्ट आंसर। तो ये था इंटीजर टाइप क्वेश्चन। कैसे रेट करेंगे? बिल्कुल बिना किसी संकोच के मैं इसको इजी रेट कर सकता हूं, इजी रेट कर सकते हैं। तो ओवरऑल ये जो तीसरा सेक्शन था ये भी काफी स्कोरिंग था, काफी स्कोरिंग था। बहुत आराम से हर प्रॉब्लम किया जा सकता था। अब ये आपके ऊपर है कि आपने क्या किया क्या नहीं किया। अगर आपने नहीं करा है तो आपको सिंपैथी देने वाले अभी 50 मिल जाएंगे कि कोई बात नहीं बेटा, तूने मेहनत तो की, ऐसा वैसा, ठीक है, वो सब बातें अपनी जगह है। बट आप सच में सोचे तो ठीक है, वो बात अलग है कि आईआईटी नहीं मिलेगा तो ऐसा नहीं है कि आईआईटी नहीं मिलेगा तो आप कुछ नहीं कर सकते, ऐसा बिल्कुल नहीं है। आईआईटी के बिना भी आप बहुत बहुत सारे स्कोप्स हैं, बहुत कुछ कर सकते हो। लेकिन आप ये सोचो कि आपने 2 साल जिस काम को किया है उसमें कहीं ना कहीं परफेक्शन की कुछ कमी जरूर रही होगी। इसी वजह से आपको इस तरह की चीजें नहीं बन पाई पेपर में। या तो आपने ठीक से पढ़ाई नहीं करी होगी, अगर गिवन दैट आपने अच्छे टीचर से पढ़ा है। अगर आपने ये सब पढ़ा ही नहीं है तो फिर आपकी कोई गलती नहीं। अगर आपने ये सब पढ़ा है, आपको लग रहा है हाँ यार ये सब तो मैंने पढ़ा है, तो आप या तो हो सकता है बहुत केयरफुल नहीं रहे होगे एग्जाम के समय, या प्रॉपर रिवीजन वगैरह नहीं किया होगा आपने। तो ये सब जो लापरवाही है ये ठीक है, अभी हो गई, कोई बात नहीं। लेकिन आगे जो आपकी आने वाली जिंदगी है उसमें इन सब बातों का थोड़ा ध्यान रखिएगा, ठीक है। अभी सिंपैथी देने वाले 50 मिल जाएंगे कि ठीक है, लेकिन आईना देखिए, वो ज्यादा जरूरी है। सिंपैथी लेने से ज्यादा जरूरी है आप आईना देखिए, अपने आप को समझिए कि हाँ यार ये गलती हो गई है मेरे से। बात एग्जाम की नहीं है, एग्जाम तो ठीक है, अब गलत हो गया तो हो गया, अब उसमें कुछ कर नहीं सकते। बट हाँ, आगे के लिए इन चीजों का ध्यान रखिए। बहुत ज्यादा सिंपैथी कार्ड खेलने की जरूरत नहीं है, वो कमजोर बच्चों की निशानी होती है। सिंपैथी कार्ड खेलते हैं, 4 लोगों की सिंपैथी लेते हैं और उसके बाद फिर लोग आ भी जाते हैं सिंपैथी देने के लिए, क्योंकि ज्यादा लोग हैं ना सिंपैथी लेने के लिए, तो पसंद करने लगते हैं लोग, अरे ये हमारे को आ गया कंधा देने, ऐसा लगता है। तो आईना देखिए, वो आपके लिए ज्यादा सही होगा। तो जो गलतियां करे हैं आप पिछले 2 साल में, वो सब चीजों को आप थोड़ा सुधारें और आगे आने वाली जिंदगी में उसको अप्लाई करें बेहतर तरीके से, ठीक है। चलिए ठीक है, मिलते हैं फिर। अभी तो तीसरा ही सेक्शन हुआ है, चौथा सेक्शन डिस्कस करते हैं इसका, उसमें देखते हैं कितना दम है, फिर पेपर 2 को देखेंगे, ठीक। थैंक्स फॉर वॉचिंग।